नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग सी टेट की अगली श्रृंखला देखेंगे जो पार्ट 6 के नाम से है। पार्ट 6 भाग 6। ठीक है, तो इसमें देखिए छोटे छोटे टॉपिक में ही हम सी टेट कवर कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, महत्वपूर्ण जो है एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा। साथ ही अधिगम का नियम देखेंगे, साथ ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, सी टेट के दृष्टिकोण से, टेट के दृष्टिकोण से, ठीक है, और टेट के दृष्टिकोण से, सी टेट के दृष्टिकोण से तीनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, जो है लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है। तो इससे मेरा भी उत्साह जो है बढ़ा ही रहता है कि चलिए जो है बच्चे पसंद कर रहे हैं और उनको जो है फ़ायदा भी होगा, फ़ायदा हो भी रहा है, होगा भी। तो एक बात और है, अगर आप लोगों को जो है सी टेट का 4 पेज का PDF चाहिए तो संतोष सर साइकोलॉजी टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं PDF 4 पेज का भेजा हूँ। ठीक है, अगर किसी को व्हाट्सएप के जरिए चाहिए तो ये नंबर है 9305537664। इस पर कोई भी व्हाट्सएप कर देगा तो उसको मैं 4 पेज का जो है सी टेट का PDF बाल मनोविज्ञान का भेज दूंगा। जो है उसको पढ़ लेंगे, उतने से ही काम आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉल मत करिएगा क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा रहती है। बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा कि PDF चाहिए सर मुझे, तो मैं वहाँ पे समय मिलेगा तो मैं भेज दूंगा जी। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं NCF 2005। यह टेट के दृष्टिकोण से, सी टेट के दृष्टिकोण से और सुपर टेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, इसमें महत्वपूर्ण 5 बिंदु है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यह किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? अध्यक्षता में गठित किया गया था, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। ठीक है, और इसके निर्देशक कौन थे? तो निर्देशक थे कृष्ण कुमार। इसको भी याद रखिएगा, निर्देशक थे कृष्ण कुमार। ठीक है, कृष्ण कुमार। और किसके द्वारा जो है यह तैयार किया गया था? तो NCERT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ठीक है, जो स्कूली पाठ्यक्रम निर्धारित करता है उसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण 5 बिंदु है। ठीक है, यहीं से आपका प्रश्न मिल जाना चाहिए। पहला क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, अर्थात वास्तविक जीवन से। जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको किससे जोड़ना है? उसको जो है, ठीक है, उनके बाहरी वातावरण से जोड़ना है, उनके बाहरी जीवन से जोड़ना है कि पढ़ाई के साथ साथ जो है उनको वास्तविकता का, सामाजिकता का भी क्या हो सके, ज्ञान हो सके। ठीक, तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना अर्थात वास्तविक जीवन से जोड़ना। दूसरा है पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए। ठीक है, रटन विद्या से काम नहीं चलेगी। पढ़ाई क्रिया पर आधारित हो, समझ पे आधारित हो। ये नहीं बस रट लिया काम खत्म। ठीक है, पढ़ाई को रटने से मुक्त किया जाए अर्थात क्रिया पर आधारित हो, समझ पे आधारित हो। तीसरा पॉइंट है पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। और वर्तमान में जो पाठचर्या बनाई जा रही है, करिकुलम बनाया जा रहा है, वह पाठचर्या आधारित न होकर किस पे हो? बाल पे, बालक। ठीक है, पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। उस समय जो है सर्वांगीण बालक का विकास छुपा हो। ठीक है, तो बालक का अधिक से अधिक विकास हो, ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से, चौथा पॉइंट है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सिखाया जाए अर्थात क्रिया पर आधारित हो। ठीक है, टीचिंग किस पे आधारित हो? क्रिया पर आधारित हो, करके सिखाया जाए। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सिखाया जाए। गतिविधियों से आप प्रत्यक्ष रूप से करके सिखाते हैं तो वह सीखना ज़्यादा अस्थायी होता है।
पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय मूल्यों को संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है, अब आजकल क्या है, सभी लोग जो माता पिता पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्यों का समावेश होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे मूल्य ही समाप्त हो जाए। ठीक, तो उसमें जो है राष्ट्रीय मूल्यों को संरक्षण प्रदान किया जाए। राष्ट्रीय मूल्य क्या है? ठीक है, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, ईमानदारी, यही है ना। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व हमारा भाई बहन है। अतिथि देवो भव की बात करते हैं, अतिथि देव होता है। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, वह बच्चों में समाहित होने चाहिए, बच्चों को मिलने चाहिए। जो है पांचवा पॉइंट यही कहता है। और जो है एनसीएफ 2005 शिक्षक को सिर्फ सुविधादाता माना है। ठीक है, क्या माना है? शिक्षक को सिर्फ सुविधादाता माना है, मुख्य स्थान नहीं है जो है। ठीक है, विकास मेन धुरी कौन है? शिक्षा का मेन केंद्र बिंदु कौन है? बालक है, क्योंकि किसका विकास करना है? बालक का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक, तो मुख्य स्थान किसका है? तो वर्तमान में मुख्य स्थान किसका हो गया? बालक का हो गया, स्टूडेंट का हो गया, छात्र का हो गया। शिक्षक सिर्फ सुविधादाता है। वहाँ दिक्कत होगी, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो बच्चों को जो है दिशा निर्देश कर सकता है। ठीक है, उनको गाइड कर सकता है, ये कर सकता है, उनको दिक्कत ना होने पाए। और एनसीएफ 2005 और क्या कहता है? समय सूचना को ज्ञान ना माना जाए। ठीक है, दुनिया में रोज घटनाएं घट रही हैं विभिन्न प्रकार के। अमेरिका में हो गया, तो यूएसए में हो गया, तो बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। तो समस्त सूचनाओं को ज्ञान ना माना जाए, यानी एक समस्त सूचना उसके दिमाग में, मस्तिष्क में भर दिया जाए। ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ है बिना बोझ के, ठीक है, बिना बोझ की शिक्षा। किसकी शिक्षा? बिना बोझ की शिक्षा, इस पे बल देता है। और इसके लिए 1992 में प्रोफेसर यशपाल महोदय के अध्यक्षता में 1992 में प्रोफेसर यशपाल महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बन चुकी है जो है, जिसने जो है अपना सुझाव दिया था कि बिना बोझ की शिक्षा, क्योंकि बैग का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया। बालकों के जो है शारीरिक मानसिक शक्ति जितनी है जो है, उससे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया, तो बोझ को कम किया जाए जो है। ठीक, तो बिना बोझ की शिक्षा। और जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी बिना बोझ की शिक्षा पर बल दिया गया। तो 5 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है अधिगम का नियम। ठीक है, अगला क्या है? अधिगम का नियम। अधिगम का नियम किसने दिया था भाई? यहाँ से देखिए, आपका टेट में भी आता है, आपका सीटेट में भी आता है, और आपका जो है सुपर टेट में भी आ सकता है। अधिगम का नियम दिया था, किसने दिया था? तो अधिगम का नियम दिया गया था थांडाइक महोदय। ठीक है, थांडाइक महोदय बहुत जगह मिल जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थांडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी है? थांडाइक ने। ठीक है, बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक ने। ठीक, बहुत जगह है। तो अधिगम का नियम किसने दिया है? तो अधिगम का नियम दिया है थांडाइक महोदय ने। किसने दिया है? थांडाइक महोदय ने दिया है। इन्होंने अधिगम का नियम, इन्होंने अधिगम के 2 नियम बताए। ठीक है, कितने नियम बताए हैं? 2 नियम, याद रखिएगा। कितने नियम बताए? 2 नियम। ठीक है, पहला है मुख्य नियम, और दूसरा है कौन भाई? दूसरा है गौड़ नियम। ठीक है, गौड़ नियम। तो मुख्य नियम कितने हैं? तो मुख्य नियम है 3, याद रखिएगा। और गौड़ नियम कितने हैं? 5। ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपका सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है? सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, पूछ देता है मुख्य नियम कौन? एक नहीं है। तो मुख्य नियम 3 है, 3 दिया रहेगा, एक जो है और दिया रहेगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इसमें से मुख्य नियम नहीं है। इसमें है पहला, मुख्य नियम में पहला है
तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम का मतलब होता है तैयार होना, ठीक है, रेडीनेस। तत्परता का नियम पहला क्या है? तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब होता है तैयार होना, ठीक है। बालक कब सीखेगा? जब वह क्या रहेगा? तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा सीखने के लिए। और किसी ने कहा है कि अगर हम तैयार हैं सीखने के लिए, तत्पर हैं, तो इसका मतलब हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं, ठीक है। और आधी जो है सीखने के बाद तो जीत ही लेंगे, ठीक। तो तत्परता का मतलब होता है तैयार होना सीखने के लिए। अब जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अगर घोड़े को, ठीक है, तालाब के किनारे ले जाया जाए और उसको कहा जाए कि पानी पियो, ठीक, कितना भी मारिए जो है पानी नहीं पिएगा जब तक कि उसका मन नहीं रहेगा। इसलिए जो है बालक को तत्पर होना चाहिए और शिक्षक को भी तत्पर होना चाहिए सिखाने के लिए। बालक को तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, तभी वह सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, ठीक है। अभ्यास का नियम, देखिए अभ्यास बहुत जरूरी है सीखने में। अगर अभ्यास हम नहीं करते हैं तो कुछ समय के पश्चात जो है हमारे स्मृति पटल से चीजें उतर जाती हैं। तो दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। किसी अभ्यास क्या होता है? किसी क्रिया को बार बार करना जिससे वह क्रिया क्या हो जाती है? जिससे वह क्रिया दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उसी को हम कहते हैं अभ्यास का नियम, ठीक है। इसके दो उपनियम हैं, अभ्यास नियम के दो उपनियम हैं, ठीक है। पहला है प्रयोग का नियम और दूसरा क्या है भाई? दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। अगर हम प्रयोग करते हैं निरंतर तो वह चीजें जो है क्या बनी रहेंगी हमारे मस्तिष्क पटल पे जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। अगर हम उसको जो है छोड़ देते हैं, ठीक, तो स्मृति पटल से उतर जाती है, ठीक। तो पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है आपका प्रभाव का नियम। जब निरंतर पढ़ेंगे तो चीजें आपके अनुकूल होती चली जाएंगी, ठीक है। और आपको क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है जीवन में, ठीक। जब निरंतरता बनी रहेगी, सीखने के लिए तैयार रहेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? जीवन में सफलता मिल जाएगी, ठीक है, और आपका प्रभाव जम जाएगा, ठीक। तो इसके अंतर्गत दो उपनियम हैं, ठीक है। संतोष का नियम, संतोष का नियम, ठीक है। जब हम निरंतर सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा निकलती रहती है, ठीक है, तो हमको संतोष हो जाता है कि चलो हमारी पढ़ाई ठीक है और अंततः हम सफल हो जाते हैं और सफलता मिलती है, निश्चित मिलती है। और दूसरा है असंतोष का नियम, ठीक है। अगर हमको जो है दुख मिलता है, दंड मिलता है, हमारे जीवन में नकारात्मक चीजें आती रहती है, ठीक है, तो हम तनाव में चले जाते हैं और अंततः सफलता हमको नहीं मिलती है। तो इसको हम कहते हैं संतोष का नियम। संतोष का नियम क्या होता है? सकारात्मक होता है, आगे बढ़ाता है। और संतोष का नियम दंड, नकारात्मक चीजें होती है, ठीक है। तो अगर हम सफल हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हमारा जो है प्रभाव जो है स्थापित हो जाता है। याद रखिएगा मुख्य नियम कितने हैं? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं गौड़ नियम है 5। गौड़ नियम है कितने? 5 है, ठीक। तो पहला है गौड़ नियम कितने हैं भाई? 5। तो हम देखेंगे गौड़ नियम। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक है। बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए हम सीखने के लिए बहुत से अनुक्रिया करते हैं, कि हम सफल होने के लिए हम बहुत से अनुक्रिया करते हैं। घर पे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, सहपाठी मित्र का सहारा लेते हैं, ठीक है। कि हम सोचते हैं कहीं से इतना हमको जो है इतना पढ़ लें कि हम क्या हो जाए, अपने जीवन में सफल हो जाएं। इसी को कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम,
दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? किसी एक, ठीक है, किसी एक ही क्रिया को कर कर सफल हो जाना। ठीक है, कोई जो है कोचिंग में ही पढ़ के सफल हो जाता है, कोई घर पे ही पढ़ के सफल हो जाता है, ठीक है, या कोई स्कूल कॉलेज में ही पढ़ के सफल हो जाता है। तो कोई एक क्रिया को करके व्यक्ति क्या करता है? सीखने का प्रयास करता है। तीसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? जैसी हम मनोवृत्ति पालेंगे, जैसी हम धारणा पालेंगे, उसी तरह हम आगे बढ़ते निकल जाएंगे। ठीक है, हम सोच लेंगे सफल हो जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, सोच लेंगे सफल हो जाएंगे तो मेहनत करेंगे। ठीक है, समस्त, ठीक है, गतिविधियों को अपने अनुकूल लाने का प्रयास करेंगे और निरंतर हम क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, हम सोच लेंगे कि नहीं भाई वहाँ तक हमको जाना है तो जाना है, किसी तरह जाना है तो जाना है। तो इसी कहते हैं हम मनोवृत्ति का। अब पहले से हम हार गए कि नहीं कुछ नहीं होगा तो बेकार। कहा भी गया है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर सोच ली हम तो मेहनत भी कर रहे हैं, बस सोचने से नहीं होगा, मेहनत भी करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। चौथा है सादृश्यता का नियम। क्या है? सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम क्या है भाई? ठीक है, सादृश्यता का नियम, कभी कभी जो है हम लोगों को लगता है कि अब जीवन में सफलता नहीं मिलेगी जो है। ठीक है, बचपन से पढ़ रहे हैं, कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि सफलता मिलने वाली नहीं, हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक, तो सादृश्यता का नियम कहता है कि पूर्व में प्राप्त सफलता से जोड़कर नई सफलता की ओर बढ़ना, नई सफलता की ओर बढ़ना। ठीक है, कभी लगता है कि हम सफल नहीं होंगे, बेकार हो गए, ये है वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो सादृश्यता का नियम कहता है कि कभी तो आप जीवन में सफल हुए होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। हाई स्कूल अपने से पास हुए होंगे, इंटर अपने से पास हुए होंगे, ग्रेजुएशन अपने से पास हुए होंगे, कोई एंट्रेंस एग्जाम निकाले होंगे, कुछ तो निकाले होंगे। ठीक है, जब वहाँ निकाल सकते हैं तो आज क्यों नहीं? आज तो आप वही हैं। ठीक, तो सादृश्यता का नियम क्या कहता है? पूर्व में प्राप्त सफलता से जोड़कर नई सफलता की ओर बढ़ना, या निराशा हमारे मन से हटाकर हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। पांचवा क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, ठीक है, यह क्या है भाई? यह भी कंडीशन वही है कि कभी कभी उदास हो जाते हैं हम लोग, जीवन में कुछ नहीं है, सब बेकार है। ठीक है, कोई हमारा सहारा नहीं है, बड़े दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ठीक, लगता है कि हमसे दीनहीन कोई है ही नहीं। ठीक है, तो साहचर्य का नियम कहता है कि बालक से संवेगात्मक, बालक को इमोशनल संवेगात्मक स्थिति में ले जाकर वह क्रिया कराई जा सकती है जो वह करने में समर्थ हो। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको इमोशनल परिस्थिति में ले जाते हैं। ठीक है, इमोशनल कंडीशन में ले जाते हैं और उसको हम प्रेरित करके आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक, बहुत से उदाहरण हम देते हैं, अपने आसपास के उदाहरण देते हैं कि आपसे जो दीनहीन लोग थे, आपसे भी दुखी लोग थे, आपसे भी गरीब लोग थे, ठीक है, आपसे भी समस्यात्मक लोग थे, लेकिन अपने जीवन में निरंतर जो है प्रेरित होकर आगे बढ़े, जो असफल है। ठीक, बहुत से उदाहरण देखते हैं। जैसे एक जो है बिहार का लड़का था, ठीक है, और माली हालत ठीक नहीं थी, उसके पिता ने भेजा था दिल्ली पढ़ने के लिए, आईएएस की तैयारी करने के लिए। आधा पैसा वो लड़का कमाता था, आधा उसके पिता देते थे। ठीक, ट्रॉली चलाकर, रिक्शा चलाकर। अब सोचिए जो है वह अपने पिता के बारे में सोचता होगा तो क्या सोचता होगा। ठीक है, और जो है
पिता अपने पुत्र के बारे में सोचता होगा तो क्या सोचता होगा, ठीक। लेकिन दोनों लगे रहे, जो है लड़का प्रीलिम्स निकाल लिया, फिर पिता ने कहा बाबू पढ़ अब तुम, ठीक है। पुत्र ने कहा पिताजी पैसा कहाँ से आएगा, तो कहा तू पढ़ ना, पैसा मैं भेज दूँगा। उसने अपना ज़मीन बेच के जो पिता ने उसको पढ़ा दिया और लड़का अंततः सफल हुआ, IAS हो गया, जो है, ठीक। तो जब इतनी बुरी कंडीशन में लोग पढ़ सकते हैं तो जो है इससे अच्छी कंडीशन में हो कि हम क्यों उदास हों। तो इसी कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो मुख्य नियम कितने हैं? 3। गौड़ नियम कितने हैं? 5, ठीक। मुख्य नियम कौन है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। उसके तहत एक पूछता है तो समझ जाएगा कि ये मुख्य नियम नहीं है। और जो है गौड़ नियम कितने? 5। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है भाई? तो मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, कौन जनक है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड विनी चिकित्सक थे, वियना के चिकित्सक थे, ठीक है। और इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत की। ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ से बहुत से प्रश्न मिलेंगे आपको। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो विनी चिकित्सक थे, वियना के चिकित्सक थे, सिगमंड फ्रॉयड महोदय थे, ठीक है। इन्हें जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने, अब ध्यान से देखिए, इन्होंने माइंड पे काम किया था, इन्होंने पर्सनालिटी पे काम किया था, इन्होंने प्रेरणा पे काम किया था, इन्होंने व्यक्तित्व की अवस्थाएं बताई। तो इस चारों को हम देखेंगे। तो इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए? तो मन के इन्होंने 3 प्रकार बताए, चेतन, दूसरा अचेतन, और तीसरा क्या था भाई? अर्धचेतन, ठीक है। इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए? 3। और व्यक्तित्व की बात होगी तो व्यक्तित्व के भी प्रकार इन्होंने बताए, ठीक है। व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, इदम, ठीक है, ईड, दूसरा क्या बताया? इदम, अहम, ईगो, और तीसरा क्या बताया? परा अहम। क्या बताया भाई? परा अहम, अर्थात सुपर ईगो, ठीक है। देखिए दूसरे से संबंधित है। मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन था? सिगमंड फ्रॉयड, ठीक। तो मन के 3 प्रकार बताए, ठीक है। चेतन क्या होता है? यह वास्तविक कंडीशन होती है। चेतन कौन सी कंडीशन होती है? चेतन वास्तविक कंडीशन होती है, ठीक है। ये हमें जो है वास्तविकता का बोध कराती है और हम मर्यादा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मर्यादा में रहते हैं। यह कौन सी कंडीशन होती है? वास्तविक कंडीशन होती है, और मर्यादा में रहते हैं। गलत सही में जो है फर्क हम करते हैं, लेकिन चेतन में रहते रहते कभी हम कहाँ चले जाते हैं? अचेतन मन में, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं? अचेतन मन में, अनकॉन्शियस, ठीक है, अचेतन मन में चले जाते हैं। और यह क्या है? यह वासनाओं का भंडार है, ठीक है। वासनाओं का भंडार है, हमारी अतिरिक्त इच्छाएं हैं, हमारी क्या है? अतिरिक्त इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं, जो दबी रहती हैं, ठीक है, दबी रहती है। जब अचेतन मन में जाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक। और जो है सही गलत में फैसला नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इस कंडीशन में आते हैं तो ये हमको रोकता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। तो याद रखिएगा, पूछता है यहाँ से प्रश्न, वास्तविक कंडीशन क्या है? चेतन। अवास्तविक या जो है दमित इच्छाओं, अतृप्त इच्छाओं, वासनाओं का भंडार क्या है? अचेतन। तीसरा अर्धचेतन, यह स्वप्न की कंडीशन होती है, ठीक है। कैसी कंडीशन होती है? स्वप्न की कंडीशन होती है, ठीक है। स्वप्न, हम सोते हैं तो बहुत से गतिविधियां हो जाती हैं स्वप्न में, ठीक। बहुत से लोगों से
मिलन हो जाता है। ठीक है, जब उठते हैं तो बहुत सी चीज़ें स्मृति पटल पर रहती है, बहुत सी चीज़ें स्मृति पटल से ओझल हो जाती है, तो उसको कहते हैं अर्ध चेतन। अब देखिए मन के 3 प्रकार होता है। अब इसका संबंध इससे है, पर्सनालिटी से भी है, व्यक्तित्व से भी है। ठीक है, तो अब अचेतन का संबंध किससे है? इदम से। ठीक, यह भी वासनाओं का भंडार है। ठीक है, अतिरिक्त इच्छाएं हैं, दमित इच्छाएं हैं। ठीक, जब इस कंडीशन में जाते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक, सही गलत में हम भेद करना भूल जाते हैं। और ईगो क्या है? ईगो, इसका संबंध किससे है? चेतन से है। यह वास्तविक कंडीशन है, हम मर्यादा में रहते हैं। ठीक है, अपनी स्थिति को याद करते हैं और गलत कामों से बचते हैं, बचना भी चाहिए। ठीक, और यह क्या है? सुपर एगो, यह सर्वोच्च नैतिक कंडीशन है। ठीक है, यह सर्वोच्च नैतिक कंडीशन है, स्थिति है, सुपर ईगो। जब यहाँ हम चले जाते हैं बड़ा हम, तो यह हमको जो है एक सिद्धांतवादी बना देता है, कोई गलत काम नहीं करते हैं। ठीक है, गलत काम से मुक्त हो जाते हैं। ठीक, न घूस लेना, न बेईमानी करना, न चोरी करना, कोई खुरापात हमारे मस्तिष्क में नहीं आता, एकदम सिद्धांतवादी। चाहे कहीं रखिए, चाहे ट्रांसफर कर दीजिए, गलत काम नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक, याद रखिएगा, यह वासनाओं का भंडार, अवास्तविक स्थिति, अहम वास्तविक स्थिति, और पराहम सर्वोच्च नैतिक कंडीशन। और देखिए ये अहम क्या है? ये अहम जो है इदम में और पराहम में क्या करता है? तालमेल बैठाया रखता है। तो याद रखिएगा, मन के कितने प्रकार बताए इन्होंने? 3, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। चेतन वास्तविक कंडीशन, अचेतन ठीक है अवास्तविक कंडीशन, अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार, अर्धचेतन स्वप्न की कंडीशन। व्यक्तित्व के कितने प्रकार होता है? 3, इदम, अहम और परअहम। यह सर्वोच्च नैतिक कंडीशन, यह वास्तविक स्थिति, यह जो है अतिरिक्त इच्छाओं का भंडार। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इन्होंने प्रेरणा पे भी काम किया था। किन्होंने? सिगमंड फ्रायड ने। ठीक, सिगमंड फ्रायड ने किस पे काम किया था? प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसका है? मनोविश्लेषणात्मक है तो सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति किससे प्रेरित होता है? इन्होंने कहा व्यक्ति किससे प्रेरित होता है? तो इन्होंने बताया व्यक्ति 2 चीजों से प्रेरित होता है। पहला क्या बताया? अचेतन मन से, अचेतन मन से। दूसरा बताया मूल प्रवृत्तियों से। ठीक है, अब अचेतन मन क्या है भाई? अभी पढ़े आप लोग, अतिरिक्त इच्छाएं हैं। तो अचेतन मन की तुलना जो है सिगमंड फ्रायड ने किससे की? बर्फ के टुकड़े से। बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला जाए, ठीक है, तो इसका क्या होता है? अधिकांश छिपा रहता है। उसी तरह अचेतन हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अधिकांश छिपा रहता है और उसी के द्वारा जो है हम क्या करते हैं? प्रेरित होते हैं। चेतन मन कहता है कि वहाँ नहीं जाना, ठीक है, वहाँ नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना। लेकिन अचेतन मन क्या करता है? क्योंकि यह अतिरिक्त इच्छाएं हैं, वासनाओं का भंडार है, यह कहता है कि चलो, चलने में दिक्कत क्या है, कुछ उनको भी लाभ हो जाएगा, कुछ हमको भी लाभ हो जाएगा। और इसी तरह जो है व्यक्ति क्या करता है? प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसीलिए सिगमंड फ्रायड ने कहा है व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? सिगमंड फ्रायड क्या कहा है? सिगमंड फ्रायड ने कहा है व्यक्ति किसके हाथों की कठपुतली है? व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है। ठीक है,
व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली। देखिए जितना भी चीजें पढ़ाई जा रही है सब प्रश्न से संबंधित है, सब प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो सिमन फ्रायड ने क्या कहा, व्यक्ति अचेतन हाथों की कठपुतली है। और अचेतन की तुलना जो है बर्फ के टुकड़े से की है। किसने की है, सिमन फ्रायड ने की है, ठीक है। और दूसरा क्या भाई, दूसरा किससे प्रेरित होता है, तो दूसरा प्रेरित होता है मूल प्रवृत्तियों से, ठीक है, मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है आप जानते हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल महोदय, ठीक है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया है, तो विलियम जेम्स ने, ठीक है, विलियम जेम्स ने। 14 मूल प्रवृत्ति, 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग किसने बताए हैं, 14 संवेग, उससे जोड़े 14 संवेग किसने बताए हैं, तो मैकडूगल महोदय ने। मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया है, विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। और यह प्रकारवाद, मनोविज्ञान में एक संप्रदाय है प्रकारवाद, फंक्शनिज्म, उसके भी जनक विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स की एक पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, जिसने जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक नवीन क्रांति पैदा कर दी। तो शब्द किसने दिया था, विलियम जेम्स। 14 मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसका है, मैकडूगल का। और मूल प्रवृत्ति से जुड़े थे सिमन फ्रायड ने। इन्होंने प्रेरणा का 2 कारण बताए मूल प्रवृत्ति में, इन्होंने 2 मूल प्रवृत्ति बताई है, जीवन मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा क्या बताया है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ठीक। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या कराता है, जीवन मूल प्रवृत्ति हमको जो है सकारात्मक कार्य कराता है, आगे बढ़ाता है, ठीक है। हम गलत कामों से बचते हैं, इसमें सुख है, आनंद है, ठीक है, सुखद अनुभूति है, हम सही कार्य करते हैं और निरंतर क्या होता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति को, ठीक है, सिमन फ्रायड ने क्या कहा है, इरोस, ठीक है। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या होती है, मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती है जो हमको नकारात्मक कार्य कराती है, गलत कार्य कराती है, गलत कार्य करते हैं और जो है अंततः हमारा क्या हो जाता है, अंततः हमारा विनाश हो जाता है। तो मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति को सिमन फ्रायड ने क्या कहा है, थैनाटोस। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं आपको। जीवन मूल प्रवृत्ति क्या है, इरोस। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या बताया, थैनाटोस। तो प्रेरणा के मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत क्या है, किससे प्रेरित होता है, अचेतन मन से और मूल प्रवृत्तियों से, ठीक। एक चीज और हम देखेंगे, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार जो है व्यक्तित्व की अवस्थाएं, किसकी अवस्थाएं देखेंगे, व्यक्तित्व की अवस्थाएं। व्यक्तित्व की अवस्थाएं, आप देखिए इन्होंने जो है व्यक्तित्व की 5 अवस्थाएं बताई है। पहला बताया है मनोविश्लेषणवाद सिमन फ्रायड ने जो व्यक्तित्व की 5 अवस्थाएं बताई हैं। मुखी अवस्था, इसको याद रखिएगा, अवस्था। दूसरा है भाई गुदी अवस्था, ठीक है, गुदी अवस्था, गुदी का मतलब होता है मल मूत्र त्यागने की अवस्था। तीसरा है जो है लिंग प्रधान अवस्था, लिंग प्रधान अवस्था, प्रधान अवस्था। और चौथा है, ठीक है, सुप्तावस्था या प्रत्यक्ष अवस्था, सुप्तावस्था, ठीक है, सुप्तावस्था या प्रत्यक्ष अवस्था।
सुप्तावस्था या अप्रत्यक्ष अवस्था। ठीक है, यह व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। और अगला है आपका जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था। ठीक, अब जो है मुख्य अवस्था क्या होता है? मुख्य अवस्था को दो भागों में बांटा है। जन्म से 8 माह, ठीक है, जन्म से 8 माह, और दूसरा है 6 से 18 माह। सब एक दूसरे से संबंधित है। 6 माह से 18 माह। अब इसमें क्या होता है, देखिए जो है मनोविश्लेषणवादी जितने भी हैं सब समस्त चीज़ों को जो है काम से जोड़ते हैं, सेक्स से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी जोड़ा है। ठीक, मुख्य अवस्था में उन्होंने कहा जन्म से 8 माह 2 भागों में बांटा है, 6 से 18 माह। इसमें कहता है बालक अपने काम की संतुष्टि अपने मुख से करता है, अपने ओठों से करता है, अर्थात जो है कुछ चूसता है, अर्थात माता के स्तनों को चूसता है, तो उसकी काम क्रिया क्या होती है? शांत होती है। दूसरा है गोदी अवस्था। गोदी का मतलब होता है मल मूत्र। ठीक है, गोदी का मतलब क्या होता है? मल मूत्र। इसमें इसकी भी 2 अवस्था है। गोदी छोड़ने की अवस्था, गोदी छोड़ने की अवस्था। ठीक है, गोदी छोड़ने की अवस्था। और दूसरा क्या है? गोदी रोकने की अवस्था। गोदी का मतलब है मल मूत्र, गोदी रोकने की अवस्था, रोकने की अवस्था। ठीक है, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। तो गोदी छोड़ने की अवस्था है 8 से 3 वर्ष, और जो है गोदी रोकने की अवस्था है 8 माह से 3 वर्ष, 8 माह से 3 वर्ष, और जो है यह है 1 वर्ष से 4 वर्ष। ठीक, अब इसमें क्या करता है? गोदी छोड़ने की अवस्था है। इसमें मलमूत्र त्याग कर। ठीक है, देखेंगे बच्चे जो है मलमूत्र त्यागते हुए बड़ा आनंद लेते हैं जो। ठीक, और जो आनंद की अनुभूति करते हैं, अर्थात उनकी काम क्रिया शांत होती है। गोदी रोकने की अवस्था यह 1 से 4 वर्ष। कभी कभी इसमें क्या होता है? मलमूत्र को रोक कर उनको आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात उनकी काम क्रिया शांत होती है। अब तीसरा कौन है? लिंग प्रधान अवस्था। यह उम्र है आपकी 3 से 7 वर्ष। इसमें क्या करता है? 3 से 7 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या करता है बालक? इसमें जो है लिंगी भेदभाव समझ में आने लगता है उसको। 3 से 7 वर्ष। ठीक है, लिंगी भेदभाव समझ में आने लगता है, लड़की लड़के में अंतर समझ में आने लगता है। अब वह अपने, ठीक है, जननेंद्रियों से खेलता है। क्या करता है? अपने जननेंद्रियों से खेलता है, छूता है, पकड़ता है, उसी में उसको आनंद की अनुभूति आती है। तभी न घर वाले कहते हैं पैंट पहनाओ इसको, ठीक है, इस तरह ना छोड़ो। तो यह लिंग प्रधान अवस्था है। उसके बाद 7 से 12 वर्ष, यह लगभग बाल्यावस्था की उम्र है। ठीक है, अप्रत्यक्ष या सुप्तावस्था या अप्रत्यक्ष अवस्था। इसमें देखिए बच्चों की काम क्रिया जो है क्या होती है? शांत रहती है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। ठीक, अगर काम की दृष्टि से देखे जाए तो यह उम्र सबसे संतुलित उम्र होती है। तो उधर बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता है, खेलने में, अपना पढ़ने में, लिखने में जो है मन लगा रहता है। और अगला है जननेंद्रिय अवस्था। इसको जो है किशोरावस्था या उससे ऊपर से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था। जब यह किशोरावस्था में जाता है तो अपने गुप्तांगों को इस रूप में देखने लगता है, माता पिता के रूप में देखने लगता है कि हम माता पिता बनने के अंदर हमारे अंदर क्षमता है। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया। NCF 2005 से देखा, किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? प्रोफेसर यशपाल के। निर्देशक कौन थे? कृष्ण कुमार। किसने गठन किया था? किस संस्था ने? NCERT ने। ठीक,
दूसरा हम लोगों ने देखा अधिगम का नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम कितने होते हैं भाई? 3। और मुख्य नियम कितने होते हैं? 3। गौड़ नियम कितने होते हैं? 5। हम लोगों ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखा, किसका है? सिगमंड फ्रायड का है। मन का प्रकार देखा, व्यक्तित्व के प्रकार देखा, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक प्रेरणा के सिद्धांत को देखा, तथा हम लोगों ने जो है व्यक्तित्व विकास की अवस्था देखी, ठीक। तो यहाँ से देखिए आपका जो है सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगली कड़ी में जो है अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं। मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का जो है सीटेट का पाठ्यक्रम समाप्त किया जाए, फिर उसके बाद टेट देखेंगे निरंतर, फिर सुपर टेट देखेंगे। हाँ, अगर किसी को जो है टेलीग्राम पे संतोषा साइकोलॉजी टेलीग्राम पे जो PDF 4 पेज का पड़ा हुआ है सीटेट का, अगर किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो इस नंबर पे 9305537664 पर व्हाट्सएप कर सकता है, तो उसको हम PDF तुरंत सीटेट का 4 पेज का है दे दूंगा। उसको पढ़ के आप लोग जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, पुनः मिलते हैं।